आज के इस खूबसूरत वर्कशॉप में दूसरे सेशन के अंदर दूसरी मर्तबा आपके सामने मैं पूरे दम खम के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब इसकी वजह है फरीदा मैडम। तो मैं तमाम सोशल साइंस असातिज़ा इकराम की जानिब से फरीदा मैडम का खुसूसन और तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम असातिज़ा इकराम का और एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहूँगा। सुबह में जो कुछ नुकात रह गए थे उन्हीं नुकात को अभी आगे बढ़ाते हुए और एक आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फेरल का कानून। उमूमन ये कहाँ आता है भाई, इसको हम बताना पड़ता है बच्चों को कि ऐसा क्यों है। शायद जोग्राफिया का जो दूसरा लेसन है हमारा 10th क्लास के अंदर हिंदुस्तान के मौसम, तो उसके अंदर मौसम बारिश के ताल्लुक़ से जो बताया जा रहा है वहाँ पे ये कानून लागू होता है। गुज़िश्ता पिछली किताबों में इस कानून को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताया गया था, लेकिन अभी नए किताबों में इसको निकाला गया है। लेकिन सिर्फ उसे क्यों होता है बताया गया है, कौन से कानून के हिसाब से ये हवाएं अपनी मुखालिफ सिमत में कैसे बदलती हैं नहीं बताया गया। तो यहाँ पे जैसे ही जून के महीने का आगाज़ होता है हमारे, तो जून के महीने में जो आगाज़ होता है तो शुमाली निस्फ़ क़ुर्रे में हवा का दबाव बढ़ने लगता है। हवाओं की एक ज़ाबिता है जहाँ दबाव बढ़ता है, ज़मीन के ऊपर हवाओं की दबाव की पट्टियाँ अगर कायम होती हैं तो हवाएं ज़्यादा दबाव के एरिया से कम दबाव की एरिया की तरफ सफ़र करने लगती हैं। जून का महीना जैसे ही शुरू होता है शुमाली निस्फ़ क़ुर्रे में हवा का दबाव बढ़ने लगता है। तो उमूमन यहाँ पे देखो फेरल के कानून, वहाँ पर फेरल का कानून इम्प्लीमेंट होता है। फेरल के कानून के मुताबिक शुमाल मशरक़ी हवाएं अगर ख़ते उस्तवा को पार करती हैं तो वो अपनी सिमत को अब मुखालिफ सिमत की तरफ बदल लेती हैं। कर को बोलते हो कोरियालिसिस जो एक ज़ाबिता है उसके हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल शुमाली निस्फ़ क़ुर्रे में अभी ये आपको मालूम आ रहा है या ट्रॉपिकल हाई या सब पोलर लो कर को दिखा रहा है, तो मतलब क्या है भाई, हवा की दबाव की पट्टियाँ वहाँ पर ज़्यादा हैं या कम है या हाई हैं। अगर ये एरो मार्क्स को अगर देखेंगे तो ये हवाएं हैं। इसका रुख किसकी तरफ है भाई, किस सिमत में है इसकी रुख, किसकी सिमत है भाई? ये निकल कहाँ से रही हैं? शुमाल मशरिक की जानिब से, और सफ़र कर रही हैं जुनूब मगरिब की तरफ। शुमाल मशरिक से सफ़र करती हैं, जुनूब मगरिब की तरफ जाती हैं। फेरल का कानून क्या कहता है, अगर कोई हवाएं ख़ते उस्तवा को पार करती हैं तो वो अपनी सिमत को मुखालिफ सिमत में या अपोजिट डायरेक्शन में बदल लेती हैं कर को बोलते हैं। जब ये हवाएं शुमाल मशरिकी हवाएं वापस आती हैं नीचे की तरफ, ख़ते उस्तवा क्रॉस करके निस्फ़ क़ुर्रा जुनूबी के अंदर आती हैं, तो वो अपनी हवाओं को अपनी मुखालिफ डायरेक्शन में तब्दील करती हैं। तो डायरेक्शन कौन सा होता है? ये जुनूब मगरिब का डायरेक्शन होता है। वापस जुनूब मगरिब के डायरेक्शन में जब इस तरफ जाती हैं तो बहर अरब से होकर गुजरती हैं। बहर अरब से जब गुजर कर वो हिंदुस्तान में वापस दाखिल होती हैं, क्योंकि जून के महीने में हिंदुस्तान के अंदर हवा का दबाव कम रहते, शुमाली निस्फ़ क़ुर्रे में ज़्यादा है ये साइड में, लेकिन हिंदुस्तान हमारा इस साइड में आता है। क्लियर हो रहा है? मुंतक़ा हार्रा में, लेकिन मुंतक़ा हार्रा के अंदर हवा का दबाव जो होता है बिल्कुल कम होता है। जब बहर अरब के अंदर इनको हवा का दबाव ज़्यादा मैसर होता है तो हवाएं सफ़र कर को हिंदुस्तान की तरफ आने लगती हैं। तो इसीलिए जून के महीने के अंदर एक खतीर 75% क्या भाई बारिश हमें इन्हीं हवाओं के ज़रिए से होती है। हम बोल रहे हैं कि ये जुनूब मगरबी मानसूनी हवाओं से बारिश होती है। तो जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं आए कहाँ से? एक्चुअली शुमाल मशरिकी हवाएं ये ख़ते उस्तवा को पार करती हैं, फिर अपनी मुखालिफ सिमत में बदलती हैं फेरल के कानून के हिसाब से। इसकी वजह से वो बहर अरब से जब सफ़र करके आने लगती हैं तो हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं। जब हिंदुस्तान में दाखिल होती हैं तो अपने साथ रतूबत को लेकर आती हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिश बरसाने का वो काम करती हैं। जैसे जैसे जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया,
सितंबर के दरमियान के अंदर हिंदुस्तान में दर्ज हरारत में गिरावट आना शुरू होती। जब दर्ज हरारत में गिरावट आती है तो हवा का दबाव ज़्यादा होता है। ये कभी भी हवा का दबाव और दर्ज हरारत अपोजिट होते हैं। हवा का दबाव बढ़ रहा है, सॉरी, दर्ज हरारत बढ़ रहा है, हवा का दबाव कम हो रहा है। दर्ज हरारत में गिरावट आ रहा है तो हवा का दबाव क्या होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। तो सितंबर के दरमियानी हिस्से में हिंदुस्तान का टेम्परेचर लो होने लगता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान पर हवा की दबाव की पट्टियाँ वहाँ पर कायम होने लगती हैं। अब हवाओं का एक ज़ाबिता है, अगर हवा का दबाव यहाँ शुरू हुआ तो कम हवा की तरफ, कम दबाव की तरफ लौटना शुरू करते हैं। तो सितंबर के महीने में ये हिंदुस्तान में जो बारिश बरसाने वाली जुनूब मगरबी मानसूनी हवाएं थी वो वापस लौटना शुरू होती हैं। तो हम दूसरे स्टेज को आते हैं, लौटता हुआ मानसून या पसपाई का मौसम बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में ऑटम सीजन बोलते हैं। तो ऑटम सीजन वहाँ पर शुरू होता है, महीना या 40 दिन तक ये ऑटम सीजन हम देखते हैं। देन नेक्स्ट वी विल गो टू विंटर सीजन, हम वापस हमें क्या भाई सर्दी के मौसम में ये आते हैं। तो ये फैरल का कानून क्या है भाई बोले तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, अगर हवाएं किसी भी डायरेक्शन में जा रही हो, खते उस्तवा को जब पार करती हैं तो अपने मुखालिफ सिमत में तब्दील करते हैं। तो यहाँ रीज़न पैदा होते हैं, ये खते उस्तवा को पार करके मुखालिफ सिमत में की तब्दील करती हैं। जी रीज़न क्या है इसका, क्या ऐसे ही तब्दील करते हैं कि रीज़न क्या है? तो ये रीज़न जो है भाई ज़मीन की गर्दिश, ज़मीन 23.5 दर्जे के जाविया बनाकर झुकी हुई है। एक्चुअली ज़मीन इसलिए हमारी थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन में 23.5 दर्जे पर झुकी हुई है। तो वो ज़मीन की जो रोटेशन है और खते उस्तवा को पार करने के बाद में ये सरफेस उसे मिलता है। अगर पहले इस सरफेस में था वो, लेकिन खते उस्तवा को पार करने के बाद में सरफेस यहाँ पर चेंज होते हैं। जब ये सरफेस को चेंज हुआ तो हवाएं ऑटोमेटिक क्या होती हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ये जो लॉ है फैरल का कानून कर को हमें कहेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और एक बार इसे रिपीट करता हूं। क्लियर हो रहा है? देन नेक्स्ट मद ओ जजर में पढ़े हैं, ये मद ओ जजर है, 8th के अंदर है ये। इसको बोलते हैं चढ़ाव और उतार। मद बोले तो चढ़ाव है और जजर बोले तो उतार। समंदर के अंदर और दरियाओं के अंदर ये आता है। ये दो तस्वीरें देखने पर आपको मालूम हो रहे, क्लियर हो रहे मद्दो जज़र क्यों कायम होता है भाई, क्योंकि चांद में भी एक कुछ कशिश है, सूरज में भी कुछ कशिश है। जब चांद और सूरज दोनों कशिश करने लगती हैं तो हमारे समंदर का जो पानी है वो कशिश के जरिए से इधर उधर होने लगता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये चांद अपनी जानिब खींच रहा है और ये सन अपनी जानिब खींच रहा है इसका पानी। समझ में आ रही बात? तो उमूमन चांद की कशिश जब होती है तो पानी क्या भाई चढ़ाव में आता है, सूरज की जब कशिश होती है तो पानी उतार में आता है। तो ये एक दिन में 24 घंटों के दरमियान में 2 मरतबा होता है, मतलब एक मरतबा चढ़ाव आता है और एक मरतबा उतार आता है। इसी को हमें मद्दो जज़र कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, बच्चों को बोलेंगे, ऑलमोस्ट सब बच्चे वो देखे रहती, इतना ही है कि वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या है। बेस्ट एग्जाम्पल हमें क्या दे सकते हैं इसकी, बोलो? आप भी देखे हैं, वही समंदर के किनारे पानी का चढ़ना और उतरना बेस्ट एग्जाम्पल है। कहाँ की एग्जाम्पल देंगे हमें? 100% करेक्ट में हाजी अली दरगाह की अगर हम मिसाल देंगे, हर बच्चा मुंबई को गए रहते, हर बच्चा हाजी अली दरगाह का देखे रहते, वो उसका वो सिचुएशन भी उसको मालूम है। जैसे ही शाम होती है तो वहाँ का पूरा एरिया खाली कराती है, क्योंकि पानी चढ़ता है, सुबह में फिर पानी उतरता है। तो ये अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा हाजी अली की करामत है। एक्चुअली ये 2 बाबाओं की करामत हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये मद्दो जज़र जो है साइंटिफिक रीज़न के ज़रिए से हो रहा है। तो चांद की कशिश और सूरज की कशिश के दरमियान में पानी एक तरफ को ढल जाता है और अगले 12 घंटे में पानी दूसरी तरफ आता है। तो ये मद्दो जज़र है। क्लियर हो रहा है? उमूमन आमतौर पर एक दिन में एक मद और एक जज़र बनते हैं। अभी यहाँ पे पानी के मुख्तलिफ अक़साम हम पढ़ाते हैं 8th के अंदर। पानी के मुख्तलिफ अक़साम है, तो ये सब पानी एक ही नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। सबसे पहले बहर यानी ओशियन।
जमीन की ऊपरी परत पर वसी पैमाने पर फैले हुए गहरे आबी जखीरे को या नमकीन पानी के आबी जखीरे को क्या कहेंगे हमें? बहर कहते हैं। बहर में और समंदर में क्या फर्क है? बहर और समंदर दोनों एक ही नहीं है। बहर अलग है, समंदर अलग है। बहर मतलब पूरा पानी, जिधर देखो उधर पानी, उसे किनारा कहीं भी नजर नहीं आता, दैट इज बहर। ठीक है। अगर उस बहर को कहीं जमीन टच होती है, कहीं जमीन का किनारा उसको टच होता है, दैट इज समंदर, उसे सी कर को बोलेंगे। बहर में और समंदर में फर्क क्या है भाई? बहर को कोई जमीनी किनारा नहीं लगता, समंदर को जमीनी किनारा उसे नजदीक होता है, टच होता है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे? समंदर बोलेंगे। जमीन का ऊपरी परत में वसी पैमाने पर फैले हुए गहरे नमकीन आबी जखीरे को क्या कहेंगे हमें? बहर कहेंगे। किसी बहर का हिस्सा किसी जमीन से घिरा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे हमें? समंदर कहेंगे। नेक्स्ट खलीज है, इसको बे बहर या समंदर या किसी झील का पानी, समंदर का पानी है या बहर का पानी है या किसी झील का पानी है, किसी जमीन के हिस्से में दूर तक गया हुआ हो, तो अतराफ में जमीन है, इस तरह से अतराफ में जमीन है, पानी अंदर गया है, क्लियर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हमें? खलीज बोलते हैं। मिसाल भी हमें दे सकते हैं, कौन सी मिसाल दे सकते हैं? खलीज बंगाल की मिसाल भी हमें दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आबनाए, अभी सुबह में ये बात आई थी, सर ने बताया था आबनाए पाक किसे बोलते हैं बोल के, हमारे अहमद नबी सर ने कहा था। तो आबनाए स्ट्रेट छोटा पानी का हिस्सा दो वसी पानी के जखीरे से जा मिलता है। दो बड़े पानी के जखीरे हैं, उन दो बड़े पानी के जखीरे को एक छोटा सा हिस्सा मिला रहा है, मतलब कनेक्टिविटी दे रहा है। वो दो बड़े आबी जखीरे को कनेक्टिविटी करने वाला आब का हिस्सा जो होता है वो उसे क्या कहेंगे हमें? आबनाए बोलते हैं। आबनाए पाक होता है। यहाँ पे तस्वीर देखो, ये बड़ा क्या है भाई? पानी का जखीरा है। देन नेक्स्ट इधर पानी का जखीरा है। इन दोनों को यहाँ पे जोड़ने वाला हिस्सा क्या है भाई? ये क्या है? आबनाए पाक कर को बोलेंगे हमें। दोनों श्रीलंका के और हिंदुस्तान के बीच में है। अब इसका उल्टा है, यहाँ खाकनाए बोलते हैं, इस्थमस बोलेंगे। जमीन की एक तंग पट्टी जो दो तरफ पानी से घिरी रहती है और दो बड़े जमीनी हिस्से को जोड़ती है। तस्वीर देखे तो पता चल रहा है, ये ग्रीन कलर में जो है भाई दो बड़े जमीन के टुकड़े हैं, ये भी जमीन है, ये भी जमीन है, और ये तंग पट्टी है। ठीक है, इधर पानी है, इधर पानी है, दो तरफ बड़े पानी के हिस्से हैं और दो तरफ जमीन के हिस्से हैं। उन जमीन को जोड़ने का काम करने वाला खाकनाए, पानी को जोड़ने वाला आबनाए, जमीन के टुकड़ों को जोड़ने वाला खाकनाए बोलते हैं। इसे खाकनाए बोलेंगे। देन नेक्स्ट खाड़ी किसे बोलेंगे? गल्फ। समंदर का पानी एक तंग जगह में, समंदर का पानी एक तंग जगह में जमीन के अंदर दूर तक चला गया हो तो खाड़ी कहलाता है। अभी यहाँ पे तस्वीर के जरिए से आपको मालूम हो रहा है ये समंदर है, ये बाकी का समंदर है। अभी ये दो जमीन के टुकड़े हैं, ये दो जमीन के टुकड़े हैं, पानी अंदर तक दूर तक चला गया है, ये इसे क्या बोलेंगे? हमें खाड़ी बोलेंगे। तंग हिस्सा है। अभी खाड़ी में और खलीज में क्या फर्क है? खाड़ी में और खलीज में क्या फर्क है? खलीज बहुत वसी होता है, खाड़ी तंग होती है। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट वन डेल्टा, 10th के अंदर आते थे कोई, अमूमन हमारे सदाबहार जंगलात वगैरह पढ़ाते वक्त में सुंदरबन के जंगलात जो है गंगा के तास के डेल्टाई मैदानों के अंदर उगते हैं करके बोलते हैं। तो डेल्टा किसे कहेंगे? समंदर के किनारे वाक़ा उभरी हुई ऐसी तकोनी ज़मीन, 3 कोने वाली ज़मीन समंदर के नज़दीक। जैसे ही अभी समंदर थोड़ी दूर है, समंदर के नज़दीक थोड़ा सा ज़मीन क्या होगी? उभरी हुई होती है। या तो पहाड़ आता है, या तो उभरी हुई चट्टान आती है, या तो उभरी हुई ज़मीन आती है। लेकिन वहाँ पे दरिया जब बह रही होती है तो दरिया के सामने वो उभरी हुई ज़मीन आती है। तो उमूमन हम मुशाहिदा करते हैं कि जब कोई भी बहते हुए पानी को कोई हमें आड़ लगाएंगे, रोक लगाएंगे, तो पानी क्या होता है? 2 शाखों में बढ़ता है। फिर आगे जाकर जब उसे हमवार ज़मीन मिलेगी तो पानी मिलता है। ये पानी जा रहा है, जब उभरी हुई ज़मीन है तो पानी खुद ब खुद 2 शाखों में बढ़ गया, फिर आगे जाकर वो पानी मिलकर समंदर में जा मिलता है। तो ये बीच में जो हिस्सा बना इसको बोलेंगे हमें डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा उमूमन ये मैथमेटिक्स का एक सिंबल है,
डेल्टा अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, डेल्टा 3 कोने वाली ये शक्ल होती है। इसी से ज़मीन की शक्ल भी डेल्टा की जैसी होती है, इसको डेल्टा कहा जाता है। इतना ही है। अभी यहाँ तस्वीर देखेंगे मालूम होगा। समंदर के किनारे वाका उभरी हुई ऐसी तकोनी जगह, दो दरिया समंदर में जा मिलने से कबल, दरिया जाकर समंदर में जम हो रही, उससे भी पहले जा मिलने से कबल दरिया कई शाखों में बटकर डेल्टा की शक्ल में तश्कील पाकर आगे समंदर से जा मिलती है, आगे फिर जाकर समंदर में जम होती है। उसे क्या कहेंगे हमें? डेल्टा। ये जितने भी तस्वीरें दिख रहे हैं डेल्टा के हैं। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा है। मतलब ये दरिया बह रही है, बहुत सारे डेल्टाओं को बनाकर आगे समंदर में जा मिलती है। यहाँ पे आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इसको वो डेल्टा बोलेंगे। जजीरा मालूम है कि ज़मीन का ऐसा हिस्सा जिसके चारों अतराफ क्या होता है? पानी होता है, उसको जजीरा बोलेंगे। अभी यहाँ पर लगून या झील, पानी का ऐसा हिस्सा जिसके चारों अतराफ ज़मीन घिरी हुई हो, उसको क्या कहेंगे? हमें झील कहेंगे या लगून कहेंगे। ये दोनों वाइस वर्सा हैं। ये दोनों झील और जजीरा दोनों वाइस वर्सा हैं। जजीरे में बीच में ज़मीन है, चारों तरफ पानी है, ठीक है। झील में चारों तरफ ज़मीन है, बीच में पानी है। इतना, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, जजीरे का और झील का। तस्वीर लेने वाले हैं तो इसको ले लें, इसको सेंड करता हूँ मैं। पहाड़ी दर्रे, पहाड़ी दर्रे बोले तो क्या नहीं भाई, दो पहाड़ों के दरमियान में कुदरती रास्ता अगर बना है तो उसे पहाड़ी दर्रा बोलेंगे। ये उमूमन खैबर का दर्रा और बोलान का दर्रा दो 8th क्लास के अंदर दिया गया है। तो दो वादी हैं, दो पहाड़ों के दरमियान में एक वादी है, उसी वादी में कुदरती तौर पर, यहाँ मसनवी इंसानी दखल अमल कार फरमा नहीं है, कुदरती तौर पर खुद ब खुद रास्ता जो बनाया हुआ है, वो रास्ते को क्या कहेंगे? हमें दर्रे कर को बोलेंगे। अभी यहाँ पर दो हैं, एक पहाड़ी दर्रा, एक बोलान का दर्रा है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक वादी है जिसमें कुदरती तौर पर रास्ता बना हुआ है जो सेबी से कोयटा को जोड़ती है। एक तरफ कोयटा है, एक तरफ सेबी है, ये पाकिस्तान के अंदर। तो ये दोनों को जोड़ने वाला जो कुदरती रास्ता है, इसको बोलेंगे बोलान का दर्रा। देन नेक्स्ट खैबर का दर्रा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाला दर्रा, खैबर पास। तो कुदरती तौर पर पहाड़ में बना हुआ रास्ते को क्या बोलेंगे? हमें दर्रे बोलते हैं। सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज बोलेंगे। जमीन के अंदरूनी परतें हैं, 3 परतें पड़ती हैं, कशरे अर्ज, गिलाफे अर्ज, कल्बे अर्ज। जो 3 हिस्सों को जहां हम डिसकंटिन्यू करके दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं, पहला हिस्सा कशरे अर्ज है। कशरे अर्ज कहाँ खत्म होता है, उसके बाद में गिलाफे अर्ज शुरू होता है। गिलाफे अर्ज कहाँ खत्म होने के बाद में कल्बे अर्ज शुरू होता है। तो हमें एग्जैक्ट इसको कहाँ डिसकंटिन्यू करना है, तो ये 2 साइंसदान थे, 2 साइंसदानों ने इसका पता लगाया। इसके लिए उन्हीं के नाम से उसके लाइन को हमें इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली जो लाइन होती है कशरे अर्ज और गिलाफे अर्ज को डिसकंटिन्यू करने वाली जो लाइन है, उसे मोहो खत बोलती हैं। कौन सी लाइन बोलेंगे? मोहो लाइन बोलते हैं। देन नेक्स्ट गिलाफे अर्ज और कल्बे अर्ज को डिसकंटिन्यू करने वाली गुटेनबर्ग लाइन बोले। तो ये दोनों लोग जो हैं भाई, 2 साइंसदान हैं। तो ये दोनों साइंटिस्ट क्या है भाई, इसको बताए उन्होंने। तो यहाँ से इतने किलोमीटर से लेकर इतने किलोमीटर तक क्या है भाई, ये गिलाफे अर्ज होता है, इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर कशरे अर्ज होता है, यहाँ से क्या भाई कल्बे अर्ज शुरू होता है। तो इसके लिए ये 2 यहाँ पे आपको नजर आएगा। ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये कशरे अर्ज है। कशरे अर्ज के बाद में ये हिस्सा जो शुरू हो रहा है गिलाफे अर्ज है। ये जो खत होता है इसे क्या कहेंगे? हमें मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोहो की लाइन या मोहो का खत, मतलब मोहो की अगर लाइन आ गई तो समझो वहां पे कशरे अर्ज खत्म हो गया। वहां से क्या शुरू होते हैं? गिलाफे अर्ज शुरू होते हैं। अभी ये गिलाफे अर्ज है, गिलाफे अर्ज को यहाँ पर एंड हुआ तो यहाँ इसे हमें गुटेनबर्ग का खत कर कर बोलेंगे। ये जो है भाई गुटेनबर्ग खत, मतलब गिलाफे अर्ज और कल्बे अर्ज के दरमियानी जो हिस्सा होता है वो गुटेनबर्ग की लाइन कर को बोलेंगे। तो ये 2 क्या भाई सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज हैं। बाकी का तो आपको मालूम है कि कौन से इसके अंदर क्या होता है, कितने किलोमीटर तक ये गहराई है, ये सारी चीज़ें तो है हमारे पास है, लेकिन इसको देन नेक्स्ट देखो, मैग्मा में और लावा में क्या फ़र्क है। मैग्मा दिया गया है
कई मर्तबा आगे चलकर हमें लावा करको भी पड़ती है। तो मैग्मा में और लावा में क्या फ़र्क है? इतना ही फ़र्क है, अगर वो ज़मीन के अंदर मौजूद क्या भाई मादनियात पिघली हुई हालत में है, ज़मीन के अंदर हैं, पिघली हुई हालत में है, जुज़वी पिघली हुई हालत में या मुकम्मल तौर पर पिघली हुई हालत में, उसे हमें मैग्मा कहेंगे। अगर वही मैग्मा किसी परत के खिसकने की वजह से आतिशफिशा बनकर फट पड़ता है, जब वो बाहर आता है तो उसी लिक्विड को हम लावा बोलेंगे। मैग्मा ही लावा है, लेकिन जब तक अंदर है उन्हें मैग्मा है, जब बाहर आया उन्हें लावा बनते। इतना ही फ़र्क है, मैग्मा में और लावा में क्या भी फ़र्क है, दोनों एक ही है, बट उन्हें बाहर आने के बाद में हमें लावा बोलेंगे, अंदर जब तक है उसको हमें मैग्मा ही बोलेंगे। यहाँ ये मैग्मा है, ये अंदर है, ये फट पड़ा हुआ है, ये लावा है। तो अब तक जो है मुझे मौका दिया गया कुछ बातें, कुछ डिफ़िकल्ट नुकात को गोश गुजार करने की। अब एक दो तीन बातें जहन में थे, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट सेशन में भी कुछ बाकी रखेंगे, तो उस वक्त में कुछ बातें बताएंगे।